जय फ्रेंड्स। अपने अगले इसके पहले वाला जो वीडियो था वो मैंने आपको दिया, तो गुप्त साम्राज्य है उसकी शुरुआत कैसे हुई, समुद्रगुप्त जिसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है, उसके विषय में पूरी बातें बताई। अब हम लोग किसको पढ़ेंगे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को। चंद्रगुप्त द्वितीय, क्योंकि इसके पहले एक शासक हुआ है समुद्रगुप्त के पहले, जिसका नाम रहा चंद्रगुप्त प्रथम, जिसको गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। उसके बाद अगला जो शासक हुआ उसका नाम रहा चंद्रगुप्त द्वितीय। इसने एक उपाधि धारण की चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की। इसने किसकी उपाधि धारण की? विक्रमादित्य की। जो विक्रमादित्य की उपाधि है ये कैसे आई, किस तरीके से थी, इसका विवरण मैंने इसके पहले जब आपको शक साम्राज्य पढ़ाया था तो वहां पर किया था कि विक्रमादित्य ने शकों को हराया, जिसके बाद अपना एक उपाधि ली विक्रमादित्य की, और उसी के बाद से जिसने अपना अच्छा काम किया उसने किसका उपाधि किसकी धारण की? विक्रमादित्य की। इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। उसके पहले एक किंवदंती है या एक कथा है रामगुप्त की। जो रामगुप्त है ये संभवतः चंद्रगुप्त का बड़ा भाई था, और इसके काल में जो शक आक्रमण है ये बहुत ज्यादा हो गए थे। रामगुप्त के काल में शक आक्रमण इतने ज्यादा हो गए थे कि ये उससे बहुत ज्यादा तंग आ चुका था, और तंग आने के बाद इसने पूरे इतिहास का सबसे कायरतम काम किया था, सबसे कॉवर्डिस इसलिए कहा जा सकता है कि इसने कहा कि ठीक है आप हम पर आक्रमण ना करें, इसके एवज में हम अपनी जो पत्नी है वो आप को दे देंगे। तो इसकी पत्नी कौन थी? इसकी पत्नी थी ध्रुव देवी। रामगुप्त की पत्नी थी ध्रुव देवी। तो ध्रुव देवी को शक को सौंप देना चाहता था ताकि जो शक बार बार इस पर आक्रमण कर रहे हैं वो कम कर दें। अच्छा, लड़कियां जो है, महिलाएं जो होती हैं वो युद्ध बढ़ा भी सकती हैं और युद्ध को कम भी कर सकती हैं। तो जैसे इतना बड़ा महाभारत किसकी वजह से हुआ? एक महिला की वजह से। यहां पर इन्होंने सोचा कि ठीक है महिला हम वापस कर देते हैं तो हो सकता है ये हम पर आक्रमण ना करें। और ये चीज इसके भाई को अच्छी नहीं लगी। इसका छोटा भाई, कहा भाभी है, और हमारे यहाँ समाज में भाभी को, जो बड़ी भाभी होती है उनको माँ के समान माना जाता है। तो अब इसको जो चंद्रगुप्त है ये माँ के समान मानते थे, तो इन्होंने कहा ना हम ये नहीं देख पाएंगे, हमसे ना हो पाएगा। तो इन्होंने क्या किया कि चंद्रगुप्त ने क्या किया कि ध्रुव देवी का रूप धारण किया। चंद्रगुप्त ने ध्रुव देवी का रूप धारण किया, और ध्रुव देवी का रूप धारण करके क्या किया? इसने शक राज की हत्या कर दी। यानी जो शक राजा था, शक का राजा था, उसकी हत्या कर दी। किसने? चंद्रगुप्त ने। और सिर्फ शक राजा की हत्या नहीं की, अपने भाई को भी कहा कि तुम हमारी माता समान भाभी को मार दे रहे हो, हम तुमको भी मारेंगे। तो इसने अपने भाई की भी हत्या कर दी। और भाई की हत्या के बाद जब भाई की हत्या कर दी तो चूंकि ध्रुव देवी इस समय विधवा हो गई, तो ये उल्लेख मिलता है कि चंद्रगुप्त ने ध्रुव देवी से विवाह कर लिया। चंद्रगुप्त ने ध्रुव देवी से विवाह कर लिया। अर्थात हम जो विधवा विवाह की बात करते हैं उसका सबसे पहला उल्लेख अगर हम देखें तो ये हमको लिखित साक्ष्य मिलता है। ये जो कथा है ये हमको कहां मिलती है? इस कथा का उल्लेख कहां पर है? तो देवकी चंद्रगुप्तम जो है ये एक रचना है जहां पर हमको इस कथा का वर्णन मिलता है। इसके बाद जो हर्षचरित लिखा गया है बाणभट्ट के द्वारा, उसने भी इस कथा का वर्णन अपने पुस्तक में किया है, जिससे जो रामगुप्त की ऐतिहासिकता है वो प्रमाणित होती है। और यही नहीं, परवर्ती शासन काल में जितने भी जो परवर्ती गुप्त हैं उनके शासन काल में जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं सब में इस कथा का वर्णन है। तो इसीलिए रामगुप्त की ऐतिहासिकता प्रमाणित है। अगला जो शासक है, अब रामगुप्त के बाद हम किसको पढ़ेंगे? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त द्वितीय, जो भी आप कहना चाहें। ठीक, इसने अपना जो साम्राज्य है उसको बढ़ाने के दो तरीके अपनाए। पहला, वैवाहिक संबंध स्थापित किया, और वैवाहिक संबंध तीन तरीके से स्थापित किया। पहला, नागवंश की एक कन्या थी, नागवंश से इनकी कन्या थी कुबेर नागा।
कुबेर नागा से चंद्रगुप्त ने विवाह किया और इससे एक पुत्री का जन्म हुआ जिसको बोलते हैं प्रभावती। एक साथ एक दूसरे से लिंक करते जाइए, जब लिंक करते जाएंगे तो याद हो जाएगा, फिर याद नहीं कर, रटना नहीं पड़ेगा, रटेंगे सब भूल जाएगा, सिर्फ समझिए और एक दूसरे से लिंक करते रहिए। प्रभावती, अब प्रभावती का विवाह किया वाकाटक से, वाकाटक वंश की एक कन्या थी, सॉरी वाकाटक वंश के राजा थे जिसका नाम था रुद्र सिंह। उससे किसका विवाह किया? प्रभावती का। रुद्र सिंह से किसका विवाह हुआ? प्रभावती का विवाह हुआ, ठीक। और ठीक है, अब इसका जब विवाह हुआ, प्रभावती का विवाह वाकाटक वंश से हुआ, तो जो गुप्त और वाकाटक की सेना थी, गुप्त और वाकाटकों ने मिलकर शक साम्राज्य को पूरी तरीके से उखाड़ के फेंक दिया, क्योंकि चंद्रगुप्त का इनके साथ पहले से ही थोड़ा सा टेंशन चल रहा था और इसके बाद दोनों एक साथ मिल गए, दोनों और मजबूत हो गए। इन्होंने सबसे पहले कहा कि हमको जो सबसे ज्यादा परेशान किया है उसको उखाड़ के फेंक देना है, ठीक है ना। क्योंकि जब आपको कोई आपके कमजोर समय में कोई व्यक्ति अगर आपको परेशान कर रहा है, जब आप उस लायक नहीं हैं, तो यह बात बिल्कुल आप जान लीजिए कि उसको भविष्य में आप अपनी जो क्षमता है वो जरूर दिखाएं। जरूरी नहीं कि आप उसका उन्मूलन कर दें, नहीं, उसको ये दिखाएं कि सिर्फ आप ही नहीं हम भी कर सकते हैं, लेकिन हम आपके जैसे नहीं हैं, हम आपसे बेहतर करेंगे। आपने हमारा बुरा चाहा था, हम आपका बुरा नहीं चाहेंगे, हम आपका भला करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम आपका बुरा नहीं कर सकते हैं। जवाब हर व्यक्ति को दीजिए, लेकिन समय आने पर। समय से पहले अगर किसी को जवाब देंगे तो वो मजाक बन जाएगा और आपका खुद मजाक बनेगा, लेकिन जब किसी भी चीज का परफेक्ट समय होगा, उस समय उस चीज का जवाब देंगे, तो आप हंसकर अगर जवाब देंगे तब भी वह कई थप्पड़ों से ज्यादा लगेगा। हमेशा अपने समय का इंतजार करिए। चंद्रगुप्त ने एक बार तो सकराज की हत्या की, लेकिन उसके बाद अपने समय का इंतजार किया, और जब गुप्त और वाकाटक एक हुए तो दोनों शक्तियों ने मिलकर शक साम्राज्य को पूरी तरीके से उखाड़कर फेंक दिया, ठीक। अगला जो इसने विवाह किया, कटुम्ब राजवंश, इसके राजा थे, इसके राजा का नाम था काकुत्स्वर्मन। काकुत्स्वर्मन ने अपनी पुत्री का विवाह किया किसके साथ? चंद्रगुप्त के पुत्र कुमारगुप्त के साथ, कुमारगुप्त के साथ। तो ये तीन वैवाहिक संबंध थे जिसके सहारे चंद्रगुप्त ने अपने जो राज्य है उसका विस्तार किया। इसके बाद क्या किया चंद्रगुप्त ने? कुछ विजय किया, और विजय जो किया इसको कहां लिखा गया है? मेहरौली स्तंभ लेख में। मेहरौली में जो स्तंभ लेख है उसमें चंद्रगुप्त के विषय में लिखा गया है, ठीक। और क्या लिखा गया है कि इसने सिंधु जो सप्त सिंधु को पार करके बहलीकों को हराया, ठीक। और दूसरा बंगाल के क्षेत्र के राजा को हराया। इसने और किसको हराया? इसने शक को हराया, जो शक राजा थे उसको हराया, और उनको हराने के उपलक्ष्य में किस शैली के सिक्के चलाए? व्याघ्र शैली के सिक्के चलाए। इसके पहले समुद्रगुप्त ने भी व्याघ्र शैली के सिक्के चलवाए थे, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो थे, इनके नवरत्न कौन कौन थे। दरअसल इनके शासन काल को जो साहित्य है उसका स्वर्ण युग माना जाता है, क्योंकि इनके शासन काल में कालिदास थे, इनके शासन काल में धन्वंतरी थे, ठीक है। इन्हीं के शासन काल में वराहमिहिर थे। वराहमिहिर क्या थे? एक एस्ट्रोनॉमर वराहमिहिर थे। अमर सिंह थे, इनके नवरत्नों में अमर सिंह थे। शक नाम के एक व्यक्ति थे इनके,
ठीक है, सॉरी शंकु है, शक नहीं है, शंकु है, शंकु। ठीक है, शंकु हो गया। और कौन था? तो और थे बेताल भट्ट, घटक, घटक पर बरूची, वरूची और क्षणपक। ये नवरत्न थे इसके दरबार में जो थे। इससे प्रश्न पूछा जाता है, इसके लिए मैं आपको शॉर्ट ट्रिक दूंगा, परेशान बिल्कुल मत होइएगा। शॉर्ट वीडियो डालूंगा, शॉर्ट वीडियो में इसकी शॉर्ट ट्रिक मैं आपको दूंगा, तो आप इसको 1 मिनट में ये पूरा आपको याद हो जाएगा। अगला, अब चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल का एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि फाह्यान नाम का एक चीनी यात्री था जो भारत आया था। हालांकि ये चीनी यात्री नहीं था, ये धर्मगुरु था, और इसका जो मेन पर्पस था वो बौद्ध मठों का, इसने जितने भी बौद्ध मठ थे या जहां पर बौद्ध विहार, मठ या विहार दोनों आप लिख सकते हैं, इनका इसने भ्रमण किया था। ठीक है, ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि फाह्यान ने उस समय के जो उस समय का समाज का तरीका था, तौर तरीके थे, जो कस्टम्स थे, उनके बारे में लिखा है। अकेला शासक है इसने जिसने चांडालों के विषय में लिखा है। अकेला शासक है जिसने चांडालों के विषय में बहुत विस्तार तरीके से लिखा है। इसने लिखा है कि पूरे भारत में कहीं पर भी मदिरा का पान नहीं होता था। पूरे भारत में कहीं पर भी कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके का जो मांस है उसका सेवन नहीं करता था, चांडालों को छोड़कर। ठीक, और इसने बताया था कि जो चांडाल हैं ये मांस का सेवन करते हैं, इसी वजह से इनको समाज से बाहर रखा गया था। अगला, इसने पाटलिपुत्र में, जब ये पाटलिपुत्र गया, फाह्यान कहाँ गया? पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्र में अशोक का क्या था? अशोक का महल था। उस महल को देखकर इसने कहा था कि यह महल इतना भव्य है कि इसको किसने बनवाया होगा? इसको देवताओं ने बनवाया होगा। ठीक, अब हम चंद्रगुप्त ने किस तरीके के सिक्के चलवाए थे उसकी बात करते हैं। चंद्रगुप्त ने किस तरीके के सिक्के चलवाए थे, हम इसकी बात यहां पर करते हैं। तो इसने धनुर्धारी प्रकार के, पहला धनुर्धारी, छत्रधारी, व्याघ्र शैली मैंने आपको बता ही दिया, व्याघ्र शैली। ठीक है, तो इतने सिक्के इसने किसने चलवाए थे? चंद्रगुप्त ने। अब चंद्रगुप्त के बाद इसका पुत्र हुआ कुमार गुप्त। चंद्रगुप्त के बाद इसका पुत्र हुआ कुमार गुप्त, जिसकी माता का नाम क्या था? ध्रुव देवी। ध्रुव देवी इसकी माता थी। और ये जो है चंद्रगुप्त 375 से 415 ईस्वी तक चंद्रगुप्त ने शासन किया। और ये कब शासन पर बैठा? 415 ईस्वी में शासन पर बैठा और 455 ईस्वी तक इसने राज्य किया। कुमार गुप्त के बारे में जो पूछा जाता है वो ये कि इसने सबसे ज्यादा अभिलेख लिखवाए हैं। सबसे ज्यादा अभिलेख किसने लिखवाए हैं? कुमार गुप्त ने। एक और प्रश्न पूछा जाता है, इसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। इसके अलावा कुमार गुप्त से कुछ पूछा नहीं जाता है। आगे हम और गुप्त शासक जो हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, जिसमें समुद्रगुप्त आएगा, और भी लोग आएंगे, तो उनके बारे में हम इसके बाद वाले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।